स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लूं और इसका काम तमाम कर दें, तो न ही यह भाग्यवान बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पालकर बड़ा करूंगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की मां के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना, और जब यह तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब मां ने सोचा, क्योंकि यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पनचक्की में जाकर अटक गया। उस पनचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का? क्यों न मैं इस बच्चे को पनचक्की के मालिक के पास ले जाऊं? वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पनचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे कह बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पनचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो राजा को उसी पनचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस पनचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, ये मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गईं। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की तरकीब फिर सोची। वह पनचक्की के मालिक से बोला,
क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। ये पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। ये सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मोहरबंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी। तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था, सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुंचे, तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। यह खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी मां तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है। एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, अतः यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था, उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वह खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर हतप्रभ रह गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वह पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैरहाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी सही मायने में उसका पति बन पाएगा।
राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही यह लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वह 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वह अगले दिन मुंह अंधेरे ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहां तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूं। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, यह सूख गया है, क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, ये तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने छींटा बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चुन्नटों में छुपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी धाई माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी, पर अब तो चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी धाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी धाई माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वही जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खरटी लेने लगा
तो धाई माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कराह उठा। ओ माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाई माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खरटी भरने लगा। धाई माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? धाई माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तो मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाई माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाई माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब धाई माँ ने उस लड़के को अपनी स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहां से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद धाई माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लादकर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहां से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली। वकील ने उसे पागल ठहराया था, नहीं तो इतने अजीब अपराध का कारण और क्या हो सकता था। एक प्रातः चेतोन के निकट नरकंटों में एक दूसरे की बाहों में लिपटे
2 मृत शरीर पाए गए, एक पुरुष और दूसरी उसकी पत्नी। वह जोध समाज में अच्छा जाना माना, धनी, प्रौढ़, गत वर्ष से विवाहित था। औरत 3 वर्ष पूर्व पहले पति को खो चुकी थी। उनका कोई शत्रु नहीं था और उनको लूटा भी नहीं गया था। वह स्पष्टतया लोहे की छड़ों से एक के बाद दूसरे को पीटने के बाद किनारे पर नदी में फेंका गया था। जूरी की छानबीन से किसी बात का पता नहीं चला। नाविकों से पूछताछ की गई, वे कुछ भी नहीं जानते थे। मामले को बंद किया ही जा रहा था कि पड़ोसी गांव का बढ़ई जॉर्ज लुई, जो जेंटलमैन के नाम से जाना जाता था, ने अपने आप को पेश किया। उसने सारे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया, सिवाय इसके, मैं उस आदमी को 2 वर्षों से और उस औरत को 6 महीनों से जानता था। वे प्रायः मेरे पास पुराने फर्नीचर की मरम्मत के लिए आया करते थे, क्योंकि मैं अच्छा काम करता था। जब उससे पूछा गया कि फिर तुमने उन्हें जान से क्यों मार दिया, तो उसने हठपूर्वक उत्तर दिया, मैंने उन्हें मार डाला क्योंकि मैं उन्हें मार डालना चाहता था। इससे अधिक उससे पता नहीं चल सका। वह आदमी निस्संदेह जॉर्ज था, जिसे पहले जनपद की नर्स को सौंपा गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। उसका कोई नाम नहीं था सिवाय जॉर्ज लुई के। परंतु जो ही वह बड़ा हुआ, उसने अपनी रुचियों और स्वाभाविक कोमलता से, जिनसे उसके साथी असंबद्ध थे, अपने आप को असाधारण बुद्धिमान सिद्ध किया। इसीलिए उसका उपनाम जेंटलमैन पड़ गया था तथा इस नाम के अतिरिक्त किसी और नाम से पुकारा नहीं जाता था। व्यवसाय के कारण उसे एक स्मरणीय कुशल बढ़ई माना जाता था। वह लकड़ी में थोड़ी बहुत नक्काशी करने का काम भी कर लेता था। यह भी कहा जाता था कि अपनी स्थिति की बाबत उसके अपने विचार थे। वह साम्यवादी सिद्धांतों का अनुसरण करता था, यहाँ तक कि नाचवाद का भी। वह साहसी और हिंसा प्रधान कल्पित उपन्यासों को पढ़ने का बड़ा शौकीन था। एक प्रभावशाली चुनने वाला और श्रमिकों अथवा किसानों के वाद विवाद समितियों में बोलने वाला चतुर वक्ता था। वकील ने उसे पागल ठहराया था। सच देखा जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि उसने अपने सबसे अच्छे ग्राहकों को मार डाला, जो धनी और उदार थे, जैसा कि उसने माना। वे जिन्होंने 2 वर्षों में इतना काम दिया था जिससे वह 3000 फ्रैंक कमा सका था, उसकी किताबें साक्षी थी। इसकी एक ही व्याख्या थी, पागलपन। उस व्यक्ति की प्रेतवादिता जो अपनी श्रेणी से फिसलकर और अपने आप को सर्वोपरि मानकर 2 भले व्यक्तियों की हत्या करके समाज से बदला लेता है, और वकील उसके उपनाम जेंटलमैन का साफ संकेत करता है, जो इस बहिष्कृत को तमाम पड़ोसियों ने दिया था। स्थिति की विडंबना पर ध्यान दीजिए, वह चिल्लाया। क्या यह दुखी युवक, जिसका न बाप है न माँ, इससे अधिक प्रबल उत्तेजना के योग्य नहीं था क्या? यह एक उत्कट प्रजातंत्रवादी है। नहीं, यह उस राजनैतिक पार्टी से संबंध है जिसके सदस्यों को कभी सरकार गोली मार देना चाहती थी, देश निकाला देना चाहती थी, लेकिन आज खुले हाथों उनका स्वागत करती है। वह पार्टी जिसका पहला उसूल आगजनी है और हत्या पूरी तरह से सादी योग्यता। इन शोचनीय सिद्धांतों ने, जिनका वाद विवाद समितियों में स्वागत किया जाता है, इस युवक को बर्बाद कर दिया। एम कैम्बेटा और एम ग्रेवी के खून की मांग करने वाले प्रजातंत्र पार्टी के पुरुषों और औरतों को भी इसने सुना है, और इसका रोगग्रस्त मस्तिष्क वशीभूत हो गया है। ये खून का प्यासा है, कुलीन लोगों के खून का प्यासा। ये आदमी नहीं बल्कि कम्यून है श्रीमान, जिसे दंडित करना चाहिए। अनुमोदन की फुसफुसाहट इधर उधर दौड़ने लगी। ये प्रायः महसूस किया जा रहा था कि वकील बहस जीत गया था। सरकारी अभियोजक ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर न्यायाधीश ने अभियुक्त से पारंपरिक प्रश्न किया, अभियुक्त, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ और कहना चाहोगे? आदमी खड़ा हो गया। वह कद काठी में नाटा था, सनकी से बाल, स्थिर, चमकीली भूरी आंखें। इस दुर्बल युवक के गले से एक प्रबल, उदार और सुरीली आवाज निकली और अपने पहले ही शब्दों से लोगों का विचार बदल दिया जो उन्होंने इसके प्रति बनाया था। वह ऊंचे आलंकारिक ढंग से बोला, लेकिन इतना स्पष्ट कि उसका धीमे से धीमा शब्द भी बड़े न्यायालय के दूसरे छोर तक सुनाई देता था। न्यायाधीश महोदय, चूंकि मैं पागलखाने जाना नहीं चाहता और यहाँ तक कि फांसी को प्राथमिकता देता हूँ, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैंने उस पुरुष और औरत की इसलिए हत्या की क्योंकि वह मेरे माता पिता थे। अब आप मेरी बात सुनिए और न्याय कीजिए। एक औरत ने बेटे को जन्म देकर उसे नर्स के पास भेज दिया। ये अच्छा रहता कि उसे पता होता कि उसके अपराध में साथ देने वाली नन्हे बच्चे को उस निरपराध को कौन से जनपद में ले गई थी। निरपराध परंतु लंबे दुख के लिए, जार्जिक प्रसूति के लिए, इससे भी बड़ी मृत्यु के लिए अपराधी बनाया गया था, क्योंकि उसे विलाप के लिए, भूखा मरने के लिए, अपेक्षाकृत सड़ने के लिए त्याग दिया था। यह नर्स को मासिक खर्च नहीं दिया गया था।
जिसने मुझे दूध पिलाया था वह औरत निष्कपट थी, अधिक सच्ची, अधिक स्त्रीत्व युक्त, महान आत्मा, मेरी अपनी माँ से अच्छी माँ। उसने मुझे पाला। वह अपना दायित्व निभाने में असमर्थ थी। अभागे व्यक्तियों को मृत्यु के लिए छोड़ देना ही बेहतर है, जिन्हें ग्रामों में इस तरह फेंक दिया जाता है जैसे सड़कों के किनारे कूड़ा करकट। मैं इस संदिग्ध विचार के साथ बड़ा हुआ कि मैं किसी अपमान को लिए हुए हूं। एक दिन दूसरे बच्चों ने मुझे दोगली संतान कहा। उनको इस शब्द का अर्थ नहीं आता था। उनमें से एक ने अपने घर पर सुना था। न ही मुझे इसका अर्थ पाता था, परंतु मैंने भांप लिया। मैं निष्कपटता से कह सकता हूं कि स्कूल में अत्यंत बुद्धिमान बच्चों में से मैं भी एक था। मुझे एक सच्चा व्यक्ति होना चाहिए था, श्रीमान, शायद एक स्मरणीय व्यक्ति, यदि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ने का अपराध न किया होता, और यह अपराध मेरे ही विरुद्ध किया गया। मैं पीड़ित व्यक्ति था और वे पापी। मैं रक्षा विहीन और वे दयाहीन। उन्हें मुझे प्यार करना चाहिए था, परंतु बहिष्कृत कर दिया। मेरा जीवन उनका ऋणी था, परंतु जीवन क्या उपहार है। कुछ भी हो, मेरा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण था। मेरे लज्जापूर्ण परित्याग के बाद मुझे उन्हें प्रतिकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देना था। उन्होंने मेरे विरुद्ध अत्यंत अमानवीय, अत्यंत लज्जाकर, अत्यंत राक्षसी अपराध किया था जो किसी मनुष्य के साथ किया जा सकता है। एक अपमानित व्यक्ति चोट करता है, लूटा जाने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति से लूटा गया माल वापस ले लेता है। एक धोखा खाया हुआ व्यक्ति, एक ठगा हुआ व्यक्ति, एक संतप्त व्यक्ति हत्या करता है। मुंह पर तमाचा खाया हुआ व्यक्ति हत्या करता है। एक अपमानित व्यक्ति हत्या करता है। मुझे क्रूरतापूर्वक लूटा गया, धोखा दिया गया, संतप्त किया गया, मुंह पर तमाचा मारा गया, उन आदमियों से अधिक अपमानित किया गया जिनके गुस्से को आप क्षमा कर देते हैं। मैंने स्वयं बदला लिया है, मैंने हत्या की है। यह मेरा नैसर्गिक अधिकार था। मैंने उस भयानक जीवन जो उन्होंने मुझ पर थोपा था कि बदले में उनका सुखी जीवन ले लिया। आप इसे पितृहत्या कहेंगे। मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे व्यक्ति जिन पर घृणित बोझ था, एक भय, एक कलंक का धब्बा, जिनके लिए मेरा जन्म संकट था और मेरा जीवन लज्जा के लिए धमकी। उन्होंने स्वार्थपूर्ण खुशी ढूंढी, बच्चा पैदा किया जिसकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने इस बच्चे का शमन कर दिया। उनको उसी प्रकार प्रतिफल देने की मेरी बारी थी, और फिर भी अंत में मैं उनसे प्यार करने को तैयार था। अब 2 वर्ष हो गए, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब मेरा पिता पहली बार मेरे घर आया था, मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं थी। उसने फर्नीचर की 2 वस्तुओं का ऑर्डर दिया। मुझे बाद में पता चला कि गांव के पादरी से खुफिया वायदे के अंतर्गत उसने जानकारी प्राप्त की थी। वह प्रायः आता, मुझे काम देता और कुछ पैसे भी देता। कभी कभी विभिन्न विषयों पर मुझसे बातचीत भी करता। मैंने उसके लिए थोड़ा बहुत प्यार महसूस किया। इस वर्ष के आरंभ में वह अपनी पत्नी मेरी माँ को लाया। जब वह अंदर आई तो जोर से कांप रही थी। मैंने सोचा कि वह नाड़ी मंडल की व्याधि से ग्रस्त है। उसने कुर्सी और एक गिलास पानी मांगा। उसने कुछ नहीं कहा और पागलों की तरह मेरे माल को घूरती रही, और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई उत्तर उसने नहीं दिया, केवल असंगत हाँ और न के सिवाय। जब वह चली गई तो मैंने सोचा कि उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। वह अगले महीने फिर आई। वह शांत थी, अपने आप की स्वामिनी। उस दिन काफी लंबे समय तक वे बातें करते रहे और मुझे एक बड़ा ऑर्डर दिया। बिना शंकित हुए मैंने उसे 3 बार देखा, परंतु एक दिन वह मेरे जीवन के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, मेरे माता पिता के बारे में बातें करने लगी। मैंने उत्तर दिया, मैडम, मेरे माता पिता दुरात्मा थे जिन्होंने मुझे त्याग दिया। इस पर उसने अपना हाथ दिल पर रखा और बेहोश होकर गिर गई। मैंने तुरंत विचार किया, यही मेरी माँ है, परंतु अपना शक जाहिर न करने के लिए मैं सावधान था। मैं चाहता था कि वह आती जाती रहे। इस तरह अपनी बारी में मैंने पूछताछ की। मुझे पता चला कि उनका विवाह अभी गत जुलाई में हुआ था। मेरी माँ केवल 3 वर्षों तक विधवा रही थी। काफी अफवाहें थी कि पहले पति के जीवन काल में ये दोनों प्रेमी थे, परंतु कोई सबूत सामने नहीं आ रहा था। मैं ही सबूत था जिसको पहले छिपाए रखा और अंत में नष्ट करने की आशा किए बैठे रहे। मैंने प्रतीक्षा की। वह सायंकाल आई, हमेशा की तरह मेरे पिता के साथ। उस दिन वह अत्यंत उत्तेजित प्रतीत हो रही थी। मैं नहीं जानता क्यों। फिर जब वह जा रही थी, उसने मुझसे कहा, तुम्हें मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि तुम निष्कपट लड़के हो और अच्छे कारीगर। इसमें शक नहीं कि तुम एक दिन विवाह के लिए सोचोगे। मैं तुम्हारे लिए यह संभव बनाने के लिए आई हूँ कि तुम स्वतंत्रता से अपनी पसंद की लड़की चुन लो।
मैंने पहली बार अपने दिल की इच्छाओं के विरुद्ध विवाह किया था, इसलिए जानती हो कि इससे कितना कष्ट होता है। अब मैं अमीर हूँ, बिना बच्चे के, स्वतंत्र अपनी संपत्ति की मालिक। यह है तुम्हारे विवाह का अंश। उसने एक बड़ा लिफाफा मुझे थमा दिया। मैंने आंखें जमाते हुए उसको घूरा, फिर पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? वह 3 कदम पीछे हट गई और अपनी आंखों को हाथों से ढांप लिया ताकि वह मुझे और न देख सके। उस आदमी, मेरे पिता ने उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और मुझ पर चिल्लाया, तुम पागल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उत्तर दिया। मैं भली भांति जानता हूं कि आप लोग मेरे माता पिता हैं। मुझे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। इसको मान लें और मैं आपका भेद बनाए रखूंगा। किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं आज जो कुछ हूं वही रहूंगा। बढ़िए। वह अभी भी अपनी पत्नी को सहारा देते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसने सिसकियां भरनी शुरू कर दी थी। मैंने दौड़कर दरवाजे में ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली तथा कहना जारी रखा, मेरी तरफ देखो और फिर इनकार करो कि वह मेरी मां नहीं है। इस पर उसने आत्मनियंत्रण खो दिया और अधिक पीला पड़ गया, इस विचार से भयभीत होकर कि जिस कलंक को अब तक छिपाए रखा वह अब एकाएक सामने आ जाएगा। उनकी स्थिति, उनकी ख्याति, उनका मान एक ही झटके में समाप्त हो जाएंगे। तुम नीच हो, वह चिल्लाया। तुम हमसे पैसा हथियाना चाहते हो। लोग फिर भी कहते हैं कि साधारण आदमियों से अच्छा व्यवहार करो, आपत्तिकाल में उनकी सहायता करो। मूर्ख आदमी, मेरी मां व्याकुलता से बार बार दोहराती रही। आओ चलें, आओ चलें। तब क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा था, वह चिल्लाया, यदि तुम तुरंत दरवाजा नहीं खोलते तो मैं तुम्हें भैया दोहन और आक्रमण के अभियोग में कैद करवा दूंगा। मैंने आत्मनियंत्रण बनाए रखा और दरवाजा खोल दिया, फिर उनको अंधेरे में अदृश्य होते देखा। उस समय मैंने अचानक ऐसा महसूस किया कि मैं अभी अभी अनाथ हो गया था, त्याग दिया गया था और गंदे नाले में फेंक दिया गया था। गुस्से, घृणा और निराशा से भरी भयानक उदासी ने मुझे घेर लिया था। मैंने अपने सारे शरीर में भावनाओं का सूझा हुआ जमघट, न्याय की उभरती लहर, सच्चाई, मान, तिरस्कृत प्यार को अनुभव किया। मैंने उनको पकड़ने के लिए सीन नदी के किनारे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि चेतोन स्टेशन पर पहुंचने के लिए वे वही रास्ता अपनाया करते थे। मैंने बहुत पहले ही उन्हें पकड़ लिया। रात गहरी अंधेरी हो गई थी। मैं घास पर चुपके चुपके दौड़ने लगा ताकि वे मेरी आहट न सुन सकें। मेरी माँ अभी भी रो रही थी। मेरा पिता कह रहा था, यह तुम्हारी अपनी गलती है, उससे मिलने के लिए क्यों जोर देती थी? हमारा यह पागलपन था। हम बिना उसे बताए चोरी चोरी उस पर दया दिखा सकते थे, यह देखते हुए कि हम उसे पहचान नहीं सकते। इस प्रकार के भययुक्त भेदों का क्या लाभ था? फिर मैंने अपने आप को उनके रास्ते में गिरा दिया, प्रार्थी की तरह। स्पष्ट रूप से आप मेरे माता पिता हैं। मैं हकलाया, तुम एक बार मेरा बहिष्कार कर चुके हो, क्या दोबारा मुझे स्वीकार नहीं करोगे? इस पर न्यायाधीश महोदय, उसने मेरी तरफ हाथ उठाया। मैं अपने मान, अपने कानून तथा अपनी सरकार की कसम खाकर कहता हूं, उसने मुझे चोट पहुंचाई और मैंने उसे कोट के कॉलर से दबोचा। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। मैंने लाल रंग देखा। मुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या किया। मेरी जेब में कैलिपर थे। मैंने उन्हें गुस्सा दिया अपनी सारी शक्ति के साथ। फिर औरत शोर मचाने लगी, सहायता, हत्या, और मेरी दाढ़ी नोचने लगी। जाहिर है कि मैंने उसे भी मार डाला। मैं कैसे जान सकता हूं कि उस क्षण मैंने क्या किया? जब मैंने दोनों को भूमि पर लेटे देखा, मैंने बिना सोचे उनको सीन नदी में फेंक दिया। बस इतना ही। अब मेरा न्याय कीजिए। अभियुक्त पुनः बैठ गया। इस रहस्य उद्घाटन के पश्चात अभियोग को अगले सत्र तक मुलतवी कर दिया गया। यह जल्दी ही दोबारा सामने आएगा। यदि आप और मैं जोड़ी होते तो इस पितृहत्या के मामले में क्या करते? लैंटन जब अपने ब्यूरो सहायक प्रमुख के घर आयोजित पार्टी में था, उसकी मुलाकात एक युवा लड़की से हुई। उसे उस लड़की से बेशुमार प्यार हो गया। वह कई वर्ष पहले दिवंगत हो चुके प्रांतीय टैक्स कलेक्टर की बेटी थी। पिता की मृत्यु के बाद वह और उसकी मां रहने को पेरिस आ गई। उसकी मां ने अपने पड़ोस के परिवारों से जान पहचान बढ़ाई। उसे आशा थी कि इस तरह वह अपनी बेटी के लिए जीवन साथी खोज सकेगी। उनकी आय साधारण थी। वे इज्जतदार, सुशील और शांतिप्रिय थी। युवा लड़की पूर्णतः भली थी। किसी भी समझदार युवक का यह स्वप्न हो सकता है कि वह अपनी खुशियों के लिए अपना जीवन उसके हाथों सौंप दे।
उसके सरल सौंदर्य में सम्मोहित करने वाली दिव्यता थी। उसके होठों पर निरंतर खेलने वाली उसकी अबूझ मुस्कान उसके सुंदर और पवित्र मन की पहचान थी। हर ओर उसकी प्रशंसा ही सुनाई देती थी। लोग कहते हुए नहीं थकते थे, वह व्यक्ति कितना खुशनसीब होगा जो उसका प्यार पा सकेगा। उसे उससे बेहतर पत्नी मिल ही नहीं सकती। लैंटिन तब इंटीरियर विभाग में चीफ क्लर्क था और उसे 3,500 फ्रैंक का सामान्य वेतन मिलता था। इससे वह वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी उठा सकता था। उसने इस अनुपम युवा लड़की के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसकी ओर से यह मान लिया गया। वह उसके साथ इतना खुश था जिसका बयान नहीं किया जा सकता। उस लड़की ने गृहस्थी और इसके खर्च को बखूबी संभाला और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। उसने अपने पति की छोटी से छोटी जरूरत का अच्छे से ध्यान रखा, उसे खुश रखा और प्यार किया। वह इतनी मोहक थी कि विवाह के 6 वर्ष बाद लैंटिन को लगा कि वह अपनी पत्नी को अपने हनीमून के दिनों से भी अधिक प्यार करने लगा है। लैंटिन को केवल उसकी 2 बातें ठीक नहीं लगी, एक तो उसका थिएटर प्रेम और दूसरा नकली गहनों के प्रति उसका आकर्षण। उसकी सहेलियां, कुछ छोटे अधिकारियों की पत्नियां, बहुधा नए नाटकों की प्रथम प्रस्तुतियों के समय थिएटर में उसके लिए बॉक्स आरक्षित करा देती और उसके पति को भी उसके साथ जाने के लिए बाध्य होना पड़ता, चाहे वह ऐसे मनोरंजक कार्यक्रमों में जाना चाहे या नहीं। ये कार्यक्रम दिन भर के ऑफिस के बाद उसे बहुत ही उबाऊ लगते। कुछ समय बाद लैंटिन ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया कि वह थिएटर जाने के लिए अपने पहचान की किसी महिला से विनती करे कि वह उसके साथ जाए और वापस घर आने तक उसका साथ दे। आरंभ में उसने इस उपाय का विरोध किया, किंतु काफी अनुनय विनय के बाद वह अपने पति की खुशी के लिए ऐसा करने को राजी हो गई। थिएटर के प्रति अपने प्रेम के साथ साथ अब गहनों के प्रति भी उसकी इच्छा उमड़ पड़ी। उसकी वेशभूषा तो पहले की ही तरह अच्छी, सादगीपूर्ण और शालीन थी, किंतु अब उसने अपने कानों में स्फटिक युक्त बड़ी बालियां पहनना शुरू कर दिया, जिनकी चमक ऐसी थी मानो वे असली हीरे की हो। अपने गले में उसने नकली मोतियों का हार और हाथों में नकली सोने के कंगन पहने। उसकी कंघी में कांच के रत्न जड़े हुए थे। उसका पति उसे प्रायः उलाहना देता, प्रिय, यदि तुम असली गहने नहीं खरीद सकती हो तो तुम्हें केवल अपने सौंदर्य और शालीनता के गहनों से सजा होना चाहिए। ये एक स्त्री के नायाब गहने हैं। किंतु मधुर मुस्कान लिए वह कहती, मैं क्या करूं, मुझे गहनों का बड़ा शौक है, केवल यही मेरी कमजोरी है। हम अपना स्वभाव तो नहीं बदल सकते। वह अपनी उंगलियों में मोती का हार लेकर इस तरह घुमाती कि उसमें लगे मणि चमचमाने लगते। वह अपने पति को मनाने के अंदाज में कहती, देखो, क्या यह सुंदर नहीं है? कोई भी यकीन करेगा कि यह असली है। लैंटिन फिर मुस्कुराते हुए जवाब देता, प्रिय, तुम्हारी पसंद दुनिया से अलग है। कभी कभी शाम को वे जब आग के पास बैठकर निजी वार्तालाप कर रहे होते तब वह टी टेबल पर मोरक को लेदर बॉक्स रख देती और लैंटिन कह उठता, इसमें कूड़ा है। किंतु वह नकली गहनों को ऐसा ध्यान लगाकर देखती मानो वे उसे कोई गहन अबूझ खुशी प्रदान कर रहे हो। प्रायः वह अपने पति को एक नेकलेस पहनने पर मजबूर करती और दिल खोलकर हंसते हुए कहती, बड़े अजीब लग रहे हैं आप। फिर वह अपने पति की बाहों में समा जाती और उसे प्यार से चूम लेती। सर्दियों की एक शाम वह नाट्य संगीत का कार्यक्रम देखने गई और ठंड में ठिठुरते हुए घर लौटी। अगली सुबह उसे जोरों की खांसी हो गई। फेफड़ों के संक्रमण के कारण 8 दिनों बाद उसका देहांत हो गया। इस घटना से लैंटिन बुरी तरह टूट गया और उसके बाल 1 माह में ही सफेद हो गए। उसका दिल टूट चुका था। दिवंगत पत्नी का आकर्षण, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान वह भुला न पाता और उसका रुदन चलता रहा। समय व्यतीत हुआ पर उसका दुख कम न हुआ। ऑफिस में प्रायः कामकाज के दौरान जब उसके सहयोगी किसी प्रमुख विषय पर विमर्श कर रहे होते, अचानक ही उसकी आंखें डबडबा जाती और उसकी सिसकियां उसे दुख से राहत प्रदान करती। उसकी दिवंगत पत्नी के कमरे की सभी चीजें उसी तरह पड़ी रही जिस तरह वे उसके जीवित होने के समय थी। उसके सभी फर्नीचर, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उसी तरह पड़े रहे जैसे वे उसकी मृत्यु के दिन पड़े थे। समाज से दूर एकांत में रहना और अपने जीवन की उस अमूल्य खुशी के बारे में सोचना ही उसका एकमात्र काम रह गया था। शीघ्र ही उसका जीवन एक संघर्ष हो गया। उसकी आमदनी, जिससे उसकी पत्नी घर के सभी खर्च पूरे कर लेती थी, अब उससे उसकी तत्काल जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी उस आमदनी में कैसे बढ़िया शराब और एक से एक व्यंजन की व्यवस्था कर लेती थी जो अब वह अपनी नियमित आय से नहीं कर पा रहा है। उसने अब उधार लेना शुरू कर दिया और जल्द ही कंगाल हो गया।
एक सुबह उसने पाया कि उसकी जेब में एक सेंट भी नहीं बचा है। तब उसने कोई सामान बेचने का निश्चय किया। तुरंत ही उसे अपनी पत्नी के चमकीले जवाहरात बेचने का विचार आया। वैसे भी नकली जेवरों के प्रति उसके मन में एक प्रकार का विद्वेष था। इन गहनों को देखने मात्र से ही उसके मस्तिष्क में दिवंगत पत्नी की स्मृति मलिन होने लगती। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने लगातार खरीदारी की थी और लगभग हर शाम वह नए जेवर लेकर ही लौटती। लैंटिन ने एक समय तक तो उन गहनों की ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु अब उसने उस भारी नेकलेस को बेचने की सोची जो उसकी पत्नी को बहुत पसंद था और जिससे लगभग 6 या 7 फ्रैंक मिल सकते थे। इस नेकलेस की कारीगरी बहुत सुंदर थी, पर था तो यह नकली। उसने इस नेकलेस को जेब में रख लिया और किसी भरोसेमंद जौहरी की दुकान का पता लगाने निकल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक दुकान मिली जहां वह इसे बेचने के लिए घुसा। वह अपनी तंगहाली पर शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था। उसने दुकानदार से कहा, सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नेकलेस कितने मूल्य का है। दुकानदार ने नेकलेस की जांच की, अपने क्लर्क को बुलाया और दबे स्वर में उससे कुछ बात की। इसके बाद उसने गहने को काउंटर पर रखकर उसका प्रभाव जानने के लिए उसे जरा दूर से देखा। लैंटिन को यह हरकतें पसंद नहीं आईं और वह बस यह कहने ही वाला था कि ठीक है, मुझे यह पता है, ये बेकार है। उतने में ही जौहरी ने कहा, सर, इस नेकलेस की कीमत तो 12 से 15 हजार फ्रैंक होगी, पर मैं इसे तब तक नहीं खरीद सकता जब तक आप मुझे यह न बता दें कि यह आया कहां से। लैंटिन की आंखें फटी रह गईं। वह इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। लड़खड़ाती जुबान में उसने कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम क्या कह रहे हो? जौहरी ने रूखे स्वर में कहा, आप इसकी कीमत का कहीं और पता लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कीमत कोई दे पाएगा। अधिक से अधिक मैं 15,000 फ्रैंक के लिए इस पर विचार कर सकता हूं। यदि कोई दूसरा इससे अधिक न दे पाए तो आप मेरे पास दोबारा आ सकते हैं। आश्चर्यचकित लैंटिन ने नेकलेस उठाया और स्टोर के बाहर निकल आया। वह इस पर सोच विचार करने के लिए कुछ समय लेना चाहता था। बाहर निकलने के बाद उसे हंसी आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, मूर्ख है वह। क्या उसकी बात विश्वास करने लायक थी? उस जौहरी को तो असली और नकली हीरे का भेद ही नहीं पता। कुछ मिनटों के बाद वह रूद लापे एक शॉपिंग स्ट्रीट में एक दूसरी सुनार की दुकान में गया। दुकान का मालिक उस नेकलेस को देखते ही जोर से बोल उठा, ओह, इसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये यहीं से खरीदा गया था। परेशान लैंटिन ने प्रश्न किया, क्या कीमत होगी इसकी? जी, मैंने इसे 20,000 फ्रैंक में बेचा था। मैं इसे 18,000 फ्रैंक में वापस ले सकता हूं, किंतु इसके लिए कानूनन आपको मुझे यह बताना होगा कि यह आपके पास कहां से आया। लैंटिन हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, किंतु इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। अभी तक मैं यह समझता था कि यह नकली है। जौहरी ने पूछा, अच्छा, आपका नाम क्या है? लैंटिन, मैं मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर में काम करता हूं। मैं मार्टर्स में रहता हूं। दुकानदार ने अपनी लेखा पुस्तक की जांच की और जानकारी दी। यह नेकलेस 20 जुलाई 1876 को मार्टर्स के पते पर मैडम लैंटिन को भेजा गया था। दोनों एक दूसरे को घूरकर देखने लगे। लैंटिन आश्चर्य से अवाक था। जौहरी को लगा कि वह कोई चोर है, पर उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या तुम यह नेकलेस 24 घंटों के लिए मेरे पास छोड़ सकते हो? मैं तुम्हें इसकी रसीद दूंगा। लैंटिन ने तुरंत कहा, हाँ, ठीक है। फिर वह रसीद लेकर दुकान से चला गया। वह घोर भ्रम की स्थिति में था और इधर उधर सड़कों में भटकता रहा। उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। उसकी पत्नी के पास पैसे ही कहां थे कि वह इतना महंगा गहना खरीद सके? नहीं, यह संभव नहीं। तब तो यह कोई उपहार होगा। पर यह उपहार किसने दिया होगा और उसे यह क्यों दिया गया? वह रुका और सड़क के बीच खड़ा रहा। अपनी पत्नी के बारे में उसे भारी संदेह होने लगा। तब तो अन्य सभी गहने भी उपहार ही होंगे। उसके नीचे की धरती हिलने लगी। सामने का वृक्ष उसे गिरते हुए लगा और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे दवाखाने में होश आया, जहां राहगीर उसे उठाकर ले गए थे। उसने कहा कि उसे घर पहुंचा दिया जाए। घर पहुंचते ही उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और रात होने तक रोता रहा। अंततः थका हुआ वह बिस्तर पर लेट गया। वह पूरी रात बेचैन रहा। अगली सुबह उठकर वह धीरे धीरे ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा, पर ऐसे सदमे के बाद उसे काम करने का मन नहीं हो रहा था। अतः उसने नियोक्ता को पत्र भेजकर ऑफिस न आने के लिए माफी मांगी। उसे याद आया कि उसे जौहरी के पास जाना है। उसे इच्छा तो नहीं थी
किंतु वह नेकलेस उसके पास नहीं छोड़ सकता था। वह तैयार होकर घर से बाहर निकला। दिन सुहाना था। व्यस्त शहर के ऊपर स्वच्छ नीला आकाश मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग फुर्सत में थे और जेब में हाथ डाले टहल रहे थे। उन्हें देखते हुए लैंटिन ने मन ही मन कहा, अमीर लोग वास्तव में बड़े खुश हैं। पैसा होने पर भारी से भारी दुख को भुलाया जाना संभव है। जिसे जहां घूमने जाना हो जा सकता है। यात्रा में ध्यान दूसरी ओर चला जाता है और यह दुख का सबसे सही इलाज है। काश मैं धनवान होता। उसे अब भूख लग रही थी, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसने फिर से नेकलेस को याद किया। 18,000 फ्रैंक, 18,000 फ्रैंक, बड़ी धनराशि। वह शीघ्र ही रूदला पे पहुंचा और जौहरी की दुकान के सामने सड़क के उस पार खड़ा था। 18,000 फ्रैंक। उसने दुकान में जाने के लिए 20 बार सोचा, पर वह झिझक रहा था। वह भूखा था, बहुत भूखा, और जेब में उसके पास एक सेंट भी नहीं था। उसके पास सोच विचार का समय नहीं था। उसने दौड़कर सड़क पार की और सीधे दुकान में घुस गया। मालिक तुरंत आगे आया और विनम्रतापूर्वक उसे बैठने को कहा। दुकान के क्लर्कों ने उसे बड़े गौर से देखा। जौहरी ने कहा, मैंने पूछताछ कर ली है और यदि आप गहने को बेचना चाहते हैं तो मैं प्रस्तावित कीमत देने को तैयार हूं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। यह कहते हुए लैंटिन की जबान लड़खड़ाई। मालिक ने दराज से 18 बड़े नोट निकाले और लैंटिन के सामने गिनकर उसे सौंप दिए और रसीद पर उसके हस्ताक्षर लिए। लैंटिन ने कांपते हाथों से पैसे अपनी जेब में रख लिए। दुकान से निकलते समय वह फिर दुकानदार की ओर मुड़ा, जिसके होठों पर चिर परिचित मुस्कान थी। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, मेरे पास और भी गहने हैं जो उसी स्रोत से मेरे पास आए हैं। क्या आप उन्हें भी खरीद सकते हैं? दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, अवश्य। लैंटिन ने गंभीर होते हुए कहा, मैं उन्हें आपके पास लेकर आता हूं। घंटे भर बाद वह गहनों के साथ दुकान पर आ पहुंचा। बड़े हीरे की बालियों की कीमत 20,000 फ्रैंक थी। कंगन 35,000 फ्रैंक, अंगूठियां 16,000, पन्ने और नीलम का सेट 14,000, मणियुक्त लटकन सहित सोने की चैन 40,000, सब मिलाकर 143,000 फ्रैंक। जौहरी ने चुटकी लेते हुए कहा, एक महिला ने अपनी सारी बचत इन कीमती गहनों में लगा दी थी। लैंटिन ने गंभीरतापूर्वक कहा, पैसे निवेश करने का यह भी एक तरीका है। उस दिन उसने वाइसेन में लंच किया और शराब पी, जिसकी कीमत 20 फ्रैंक प्रति बोतल थी। इसके बाद उसने एक वाहन किराए पर लेकर बॉयस का दौरा किया। चारों ओर वह तिरस्कार भरी नजरों से देखता रहा और लोगों से चीख चीख कर ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, मैं भी अमीर हूं, 200,000 फ्रैंक की पूंजी है मेरी। अचानक ही उसे अपने नियोक्ता की याद आई। वह वाहन से ऑफिस पहुंचा और बड़ी खुशमिजाजी के साथ प्रवेश करते हुए कहा, सर, मैं अपने पद से इस्तीफा देने आया हूं। मुझे 300,000 फ्रैंक विरासत में मिले हैं। उसने अपने पूर्व सहयोगियों से हाथ मिलाया और उन्हें विश्वसनीय ढंग से अपनी भावी योजनाओं के बारे में बताया। उसके बाद वह भोजन करने कैफे एग्ने चला गया। भोजन के दौरान वह अभिजात्य वर्ग के एक सज्जन के पास बैठा और उसे बड़े ही गोपनीय अंदाज में बताया कि उसे भाग्यवश 400,000 फ्रैंक विरासत में मिले हैं। वह अपनी जिंदगी में पहली बार थिएटर से नहीं उबा और शेष रात एक मस्ती भरे मनोरंजक कार्यक्रम में व्यतीत की। 6 माह बाद उसने दोबारा शादी की। उसकी दूसरी पत्नी प्रतिभावान पर गर्म मिजाज थी। उससे वह बहुत दुखी रहा। प्रेविल के बाशिंदे और सराय मालिक जूल शीको ने मदर मैगलायर के फार्म हाउस के आगे अपनी छोटी दुपहिया घोड़ा गाड़ी रोकी। वह लगभग 40 बरस का एक लंबा मोटा और लाल चेहरे वाला आदमी था। आमतौर पर उसे एक जानकार ग्राहक बताया जाता था। उसने अपने घोड़े को फाटक के लट्टे से बांधा और अंदर चला गया। उस बुजुर्ग महिला की जमीन से सटी उसकी अपनी कुछ जमीन थी। वह काफी लंबे समय से उसकी जमीन पर ललचा रहा था। उसने 20 बार उसे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन बुढ़िया ने हट पकड़ते हुए हर बार उसे देने से मना कर दिया था। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ और यही मरना भी चाहती हूँ, वह बस यही कहती थी। वह उसे फार्म हाउस के दरवाजे के बाहर आलू छीलती मिली। वह लगभग 72 बरस की, बहुत दुबली पतली, सिकुड़ी और झुरीदार, बल्कि कहा जाए तो सूखी चमड़ी वाली और बहुत झुकी देह वाली औरत थी, लेकिन किसी लड़की जैसी फुर्तीली और अथक थी। शीको ने बड़ी दोस्ताना अंदाज में उसकी पीठ पर थपकी दी और फिर उसके पास रखी एक स्टूल पर बैठ गया।
मदर, तुम हमेशा बिल्कुल दुरुस्त और भली चंगी रहती हो। मुझे यह देखकर खुशी होती है। मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं है, शुक्रिया। तुम कैसे हो महाशय शिको? बिल्कुल ठीक हो, शुक्रिया। बस कभी कभार गठिया का दर्द उखड़ आता है, नहीं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छा है। और इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा, जबकि शिको उसे काम करते देखता रहा। उसकी टेढ़ी, गठीली और केकड़े के पंजों से सख्त उंगलियां एक बाल्टी में पड़े आलूओं को चिमटी की तरह पकड़ती थी और अपने दूसरे हाथ में पकड़े एक पुरानी चाकू से उन्हें तेजी से छीलती जाती थी। उनके छिलकों को लंबा लंबा उतारती जाती थी। उसके बाद उन आलूओं को पानी में फेंकती जाती थी। 3 गुस्ताख परिंदे एक के बाद एक उसकी गोद में कूदते, छिलके का एक टुकड़ा उठाते और फिर उसे अपनी चोंच में लेकर तेजी से भाग जाते थे। शिको उलझन में और चिंतित दिखाई दे रहा था। उसकी जबान पर कोई बात थी जिसे वह कह नहीं पा रहा था। आखिर में उसने जल्दी से कह डाला, मैं कहता हूं मदर मैग्लॉयर। हाँ, क्या बात है? तुम्हें पक्का पता है कि तुम अपना फार्म बेचना नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं। तुम अपने मन से कुछ भी सोचो। मैंने जो कह दिया वह कह दिया, इसलिए इस बारे में फिर बात न करना। ठीक है, मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक बंदोबस्त के बारे में सोचा है जो शायद हम दोनों के ही लिए ठीक रहेगा। वह क्या है? ये देखो, तुम इसे मुझे बेचोगी और फिर भी वह तुम्हारे पास ही रहेगा। नहीं समझी? ठीक है, तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बस सुनती जाओ। बूढ़ी औरत ने आलू छीलने छोड़ दिए। वह अपनी घनी भौहों के नीचे से सराय मालिक को ध्यान से देखने लगी और वह बोलता गया, मैं अपनी बात साफ कर दूं। हर महीने मैं तुम्हें 150 फ्रैंक दूंगा। मेरी बात समझ रही हो ना? हर महीने में तुम्हारे लिए 30 क्राउन यानी 150 फ्रैंक लेकर आऊंगा। इससे तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना घर होगा, ठीक जैसे इस समय है। तुम्हें मेरे बारे में परेशान नहीं होना होगा और तुम्हारे ऊपर मेरा कोई कर्ज भी नहीं होगा। तुम्हें तो बस मेरा पैसा लेना होगा। क्या यह बंदोबस्त तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? उसने बूढ़ी औरत को खुशमिजाजी से, बल्कि शायद दयालुता के भाव से देखा। बूढ़ी औरत ने जवाब में उसे अविश्वास के भाव से देखा कि इसमें कहीं उसे फंसाने की कोई चाल तो नहीं। वह बोली, जहां तक मेरा सवाल है तो यह बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इससे तुम्हें फॉर्म नहीं मिलेगा। उसकी चिंता मत करो। वह बोला, तुम यहां तब तक बनी रहोगी जब तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जिंदा रखेंगे। तुम्हें बस वकील के सामने एक करार पर दस्तखत करने होंगे कि तुम्हारे मरने के बाद यह मेरा होगा। तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, बस भतीजे भतीजियां हैं जिनकी तुम कोई परवाह नहीं करती हो। क्या तुम्हारे लिए यह ठीक रहेगा? तुम्हारे जीते जी सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा और मैं तुम्हें हर महीने 30 क्राउन देता रहूंगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है तो इसमें बस फायदा ही फायदा है। बूढ़ी औरत चकित रह गई, बल्कि उसे थोड़ी बेचैनी भी हुई, लेकिन फिर भी उसे सहमत होने का प्रलोभन हुआ और उसने जवाब दिया, मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं इस पर राजी नहीं हूं, लेकिन मैं इस बारे में सोचना जरूर चाहूंगी। तुम 1 हफ्ते में आना और तब हम इस पर फिर से बात करेंगे। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपना पक्का जवाब दूंगी। और शिको चला गया। वह उस राजा की तरह खुश था जिसने एक साम्राज्य जीत लिया था। मदर मैग्लॉयर सोच में पड़ गई और उस रात वह बिल्कुल नहीं सोई। सच पूछा जाए तो 4 दिन तक वह हिचकिचाहट के बुखार में रही। कहने को उसे ऐसा अंदेशा हो रहा था कि इस पेशकश के पीछे ऐसा कुछ था जिसमें उसका फायदा नहीं था, लेकिन फिर इस ख्याल ने उसमें लालच भर दिया कि हर महीने उसे 30 क्राउन मिलेंगे। वे सारे सिक्के उसके एप्रन में खनकेंगे, मानो उसके कुछ किए बिना वे आसमान से उसके लिए गिरेंगे। उसने नोटरी के पास जाकर उसे इस बारे में बताया। नोटरी ने उसे सलाह दी कि वह शिको का प्रस्ताव मान ले, लेकिन उससे यह भी कहा कि वह शिको से हर महीने 30 के बजाय 50 क्राउन की मांग करे, क्योंकि उसके फार्म की कीमत कम से कम भी 60,000 फ्रैंक तो होगी। अगर तुम 15 साल और जीती हो, नोटरी ने कहा, तब भी वह इसके लिए तुम्हें केवल 45,000 फ्रैंक ही देगा। बूढ़ी औरत हर महीने 50 फ्रैंक मिलने की इस संभावना पर खुशी से सिहर गई, लेकिन उसे अब भी शंका हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि इसमें कहीं कोई चाल ना हो, इसलिए वह वकील के पास काफी देर तक रही और उससे सवाल पूछती रही। वह वहां से जाने का मन नहीं बना पा रही थी। आखिर उसने वकील से करार तैयार करने को कह दिया और फिर घर लौट आई। उसका सिर ऐसे घूम रहा था जैसे उसने अभी अभी 4 जगह सेब की नई शराब पी ली हो।
जब शीको उसका जवाब लेने आया तो उसने बहुत मान मनोवल करवाई और कह दिया कि वह उसकी पेशकश मानने का मन नहीं बना पाई है। हालांकि वह सारा समय इसी ऊहापोह में रही थी कि कहीं वह 50 क्राउन देने को राजी ना हुआ तो आखिर में जब वह बहुत जोर देने लगा तो उसने उसे बता दिया कि वह अपने फॉर्म के लिए कितने की उम्मीद कर रही है। वह जैसे चकित और निराश हो गया। फिर उसने इनकार कर दिया। फिर उसे समझाने के इरादे से वह अपनी संभावित जिंदगी के बारे में बात करने लगी। यह पक्का है कि मैं अब 5 या 6 साल से ज्यादा नहीं जीने वाली। मैं 73 के आसपास तो हूं ही और अपनी उम्र को देखते हुए इतनी मजबूत भी नहीं हो। अभी उस दिन शाम को ही मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली हो, तो मुश्किल से रेंग कर अपने बिस्तर तक पहुंच पाई थी मैं। लेकिन शीको उसकी बातों में आने वाला नहीं था। रहने भी दो बूढ़ी अम्मा, तुम तो चर्च की मीनार जैसी मजबूत हो। कम से कम 100 साल की उम्र तक जियोगी। तुमसे पहले तो मैं ही कब्र में पहुंचूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। पैसों के बारे में बातचीत करते पूरा दिन बीत गया और बुढ़िया क्योंकि झुकने को तैयार ही नहीं हो रही थी, इसलिए जमींदार 50 क्राउन देने को राजी हो गया। उसने जोर दिया कि वह इस सौदेबाजी के लिए उससे 10 क्राउन अलग से लेगी। 3 साल बीत गए और बूढ़ी औरत जस की तस बनी रही। उसे देखकर लगता था कि उसकी उम्र एक दिन भी नहीं ढली थी। शीको निराश था। उसे लग रहा था जैसे वह 50 बरस से उसे सालाना रकम दे रहा है, जैसे वह उसकी बातों में आ गया था, उससे मात खा गया था और बर्बाद हो गया था। समय समय पर वह सालाना रकम पाने वाली बुढ़िया को उसी तरह देखने जाता था जैसे कोई जुलाई में यह देखने जाता है कि फसल कब शुरू हो सकती है। वह जब भी उससे मिलती उसमें सयानेपन का भाव होता और उसे देखकर कोई यही सोचता कि वह अपने आप को उस चाल के लिए बधाई दे रही थी जो उसने उस जमींदार के साथ चली थी। यह देखकर कि वह तो काफी दुरुस्त और भली चंगी लग रही है, वह बहुत जल्दी अपनी छोटी दुपहिया घोड़ा गाड़ी में यह बड़बड़ाता हुआ सवार हो जाता। तुम कभी मरोगी नहीं क्या वैशी बुढ़िया? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जब भी उसे देखता उसका मन करता कि उसका गला घोंटते। वह उसे बहुत नफरत से देखने लगा था। यह उस किसान की नफरत थी जिसे लूट लिया गया हो। अब वह उससे छुटकारा पाने की तरकीब ढूंढने लगा। एक दिन वह फिर उससे मिलने आया। वह उसी तरह अपने हाथ मल रहा था जैसे उस पहले दिन जब वह यह सौदा लेकर आया था। कुछ देर बतियाने के बाद वह बोला, तुम जब अप्रैल में होती हो तो कभी मेरे यहाँ आकर थोड़ा खाना वाना क्यों नहीं खाती? लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम में खटपट हो गई है। इससे मुझे दुख होता है। तुम्हें पता है, अगर तुम आओगी तो तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खाने की कीमत नहीं देखता। जब तुम्हारा मन हो आ जाना। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। बुजुर्ग मदर मैगलॉयर से दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी और एक दिन छोड़ अगले दिन ही, जब वह बाजार का दिन होने के कारण वैसे ही अपने कोचवान के साथ अपनी टमटम में जा रही थी, उसने बिना किसी संकोच के शीको के अस्तबल में अपनी गाड़ी खड़ी की और वादे के मुताबिक खाने के लिए अंदर चली गई। सराय मालिक उसे देखकर खुश हो गया। उसने उसके साथ किसी राजकुमारी जैसा व्यवहार किया। उसने खाने में उसे भुना चिकन, ब्लैक पुडिंग, बकरे की टांग, बेकन और पत्ता गोभी दी, लेकिन उसने न के बराबर ही खाया। वह हमेशा कम ही खाती थी और आमतौर पर थोड़े से सूप तथा डबल रोटी के सूखे टुकड़ों पर लगे मक्खन से गुजारा करती थी। शीको निराश हो गया। उसने उस पर जोर दिया कि वह और खाए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने पी भी न के बराबर ही और कॉफी के लिए भी मना कर दिया। तब शीको ने उससे पूछा, लेकिन तुम थोड़ी सी ब्रांदी या दारू तो लोगी ही ना? देखो, जहां तक इसका सवाल है तो मैं नहीं सोचती कि मैं इसके लिए मना करूंगी। और इस बात पर उसने आवाज दी, रोजाली, सबसे उम्दा ब्रांदी लाओ, खास वाली। तुम्हें पता है ना? नौकरानी कागजी अंगूर की पत्ती की सजावट वाली एक लंबी बोतल लेकर हाजिर हुई और शीको ने 2 गिलास भर दिए। बस पीकर देखो, तुम्हें यह अव्वल दर्जे की लगेगी। भली औरत ने उसे धीरे धीरे चुस्की लेकर पिया ताकि उसका मजा और भी देर तक बना रहे। और जब उसने अपना गिलास खत्म किया तो आखिरी बूंद तक निचोड़ ली। फिर उसने कहा, हाँ, बिल्कुल अव्वल दर्जे की है। उसके यह कहने के ठीक पहले ही शीको उसका गिलास दोबारा भर चुका था। वह मना करना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने पहले गिलास की तरह इसे भी धीरे धीरे पिया। फिर शीको ने उससे तीसरे गिलास के लिए कहा। उसने मना किया, लेकिन शीको जोर देने लगा, बहुत हल्की है, दूध की तरह। मैं 10-12 गिलास पी सकता हूं और मुझे कुछ नहीं होगा।
ये चीनी की तरह उतर जाती है और बाद में इससे सिरदर्द भी नहीं होता। लगता है कि जीभ पर ही भाप बनकर उड़ गई। इससे बढ़िया चीज तुम्हें पीने को नहीं मिल सकती। अंततः बुढ़िया ने उसे ले लिया, क्योंकि वह सचमुच और पीना चाहती थी, पर उसने आधा गिलास शराब छोड़ दी। फिर शीको ने बेहद उदारता दिखाते हुए कहा, देखो, तुम्हें इसका स्वाद इतना अच्छा लगा है तो मैं तुम्हें इसकी एक छोटी बोतल दूंगा, क्योंकि मैं यह दिखाना चाहता हूं कि तुम और मैं अब भी अच्छे दोस्त हैं। फिर बुजुर्ग औरत ने शीको से विदा ली। उसे शराब का हल्का नशा हो चला था। अगले दिन सराय मालिक बुजुर्ग औरत के आंगन में पहुंचा। उसने अपनी टमटम से लोहे के छल्ले वाला एक छोटा पीपा उतारा। उसने जोर दिया कि बूढ़ी औरत उसे छक कर देखे, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि यह वही स्वादिष्ट शराब थी। और जब उन दोनों ने तीन गिलास पी लिए तो जाते जाते वह बोला, देखो, पता है, जब ये सारी खत्म हो जाए तो अभी और भी बची हुई है। संकोच मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। जितनी जल्दी ये खत्म होगी उतनी ज्यादा खुशी मुझे होगी। 4 दिन बाद वह फिर आया। बूढ़ी औरत अपने दरवाजे के बाहर बैठी अपने सूप के लिए डबल रोटी काट रही थी। वह उसके पास गया और अपना मुंह उसके मुंह के पास ले गया, ताकि उसकी सांस को सूंघ सके। जब उसे शराब की गंध आई तो वह बहुत खुश हुआ। मैं समझता हूं कि तुम मुझे उस खास चीज का 1 गिलास तो दोगी ही ना, उसने कहा। और उन दोनों ने 3 गिलास शराब पी। लेकिन जल्दी ही बाहर यह कानाफूसी होने लगी कि मदर मैग्लॉयर को अकेले ही पीने की आदत हो गई है। वह धुत हो जाती है। उसे उसकी रसोई में, फिर उसके आंगन में, फिर इलाके की सड़कों पर से उठाया गया और अक्सर लट्ठे की तरह उसके घर पहुंचाया गया। शीको अब उसके पास नहीं जाता था, और जब लोग उससे उसके बारे में बात करते तो वह परेशान सा कहता था। यह सचमुच अफसोस की बात है कि उसने इस उम्र में पीने की आदत पाली। लेकिन जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यह शराब तो कुछ समय में उसकी मौत बन जाएगी। यह सचमुच उसकी मौत बन गई। अगली सर्दी में वह मर गई। क्रिसमस के आसपास वह बेहोश होकर बर्फ में गिर गई और अगली सुबह मृत पाई गई। जब शीको फार्म का कब्जा लेने आया तो उसने कहा, बहुत बेवकूफ़ी की उसने। अगर उसने पीना न शुरू किया होता तो अभी 10 साल तो जरूर जीती। एक छोटे से जलाशय के समीप पहाड़ी की तलहटी में घास फूस से बने एक दूसरे से सटे हुए 2 छप्पर थे। वहां की उपजाऊ जमीन पर अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए 2 किसान परिवार कड़ी मेहनत करते थे। प्रत्येक परिवार में 4-4 बच्चे थे। दोनों परिवारों के बच्चे सुबह से शाम तक आपस में सटे हुए दरवाजों के ठीक सामने कृमि जीवों के झुंड की तरह धमाल मचाए रहते। दोनों बड़े बच्चे 6 वर्ष के तथा दोनों छोटे कोई 15 महीनों के हुए होंगे। दोनों घरों में विवाह और बच्चों के जन्म लगभग एक ही समय पर हुए थे। दोनों घरों की माताएं उस गली कूचे में बड़ी मुश्किल से अपने अपने बच्चों को अलग से पहचान पाती। दोनों पिता भी उनकी पहचान में गच्चा खा जाते। उनकी चेतना में 8 नाम निरंतर घूमते घूमते गड्ढमड्ढ हो जाते थे, और जब किसी एक को बुलाना होता तो प्राय 3-4 नाम बुलाने के बाद ही वे सही नाम पुकारने में सक्षम हो पाते। रोलपोर्ट नाम के उस जलाशय के पास वाले पहले घर में तुवाच परिवार रहता था, जिनकी 3 बेटियां अब 1 बेटा था, जबकि साथ वाले दूसरे घर में वालिंज रहते थे और इनकी 3 बेटे अब 1 बेटी थी। दोनों परिवार खाने में सूप, आलू आदि तथा ताजी हवा के सहारे किसी प्रकार स्वयं को जीवित रखे हुए थे। मुर्गाबिया जैसे अपने समूह को एकत्रित करके संभालती है, ठीक वैसे ही गृहिणियां बच्चों को सवेरे 7 बजे, फिर दोपहर में और सायंकाल कोई 6 बजे खाना देने के लिए इकट्ठा कर लेती थी। बच्चे आयु के अनुशासन के अनुसार कोई 50 वर्ष पुराने लकड़ी से बने हुए मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते थे। सबसे छोटे का मुंह बड़ी मुश्किल से मेज के किनारे तक पहुंच पाता था। आलू पकाने के लिए उपयोग किए गए पानी में नरम किए गए रोटी के टुकड़ों से भरी हुई तश्तरी मां उनके सामने परोस देती थी। इसके साथ आधी बंद गोभी, अब 3 प्याज भी होते थे। इस तरह वे भरपेट खाना खा लेते थे। सबसे छोटे को मां स्वयं खिलाती। प्रत्येक रविवार बंद पतीले में पकाया गया थोड़ा सा मांस उन सबके लिए मन भाते खाजे के समान होता था। पिताजी धीरे धीरे थोड़े से मांस का आनंद काफी देर तक लेते और फिर कहते, कहीं ये मांस मुझे हर रोज मिल पाता। अगस्त महीने की दोपहर में एक छोटी घोड़ा गाड़ी दोनों छपरियों के ठीक सामने आकर रुकी, जिसे एक नवयौवना चला रही थी। उसने साथ बैठे भद्र पुरुष को कहा, ओह, वह देखो हेनरी, उन बच्चों को देखो, वे सभी धूल में लथपथ खेलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं।
पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह ऐसे प्रशंसापूर्ण कथनों का आदी हो चुका था। इनसे उसे कष्ट पहुंचता था, क्योंकि उसे इनमें अपने लिए जैसे कोई झिड़की सी दिखाई पड़ती थी। पर उस युवती ने बोलना जारी रखा, मैं उनका चुंबन अवश्य लूंगी। कितना ही अच्छा होता यदि इनमें से एक, वह सबसे छोटे वाला, मेरे पास होता। वह कूदकर बग्घी से बाहर आ गई, फिर दौड़ती हुई बच्चों के पास पहुंची। दोनों छोटे वाले तुआची बच्चों में से एक को पकड़कर अपने हाथों में उठा लिया और धूल में सने उसके गालों को, मिट्टी में लिपटे उसके बालों को तथा उसके छोटे छोटे हाथों को बेतहाशा चूमने लग पड़ी, जबकि बच्चा उसकी इन गुस्ताखी भरी थपकियों को परे हटाने की कोशिश करता रहा। इसके बाद वह अपनी बग्घी में वापस आ गई और बग्घी धीरे धीरे दूर जाती हुई आंखों से ओझल हो गई। पर वह अगले ही सप्ताह फिर लौट आई। इस बार वह जमीन पर नीचे बैठ गई। उसने बच्चे को गोद में लेकर स्वादिष्ट व्यंजन खाने को दिए तथा दूसरे बच्चों को टफियां बांटी। इस बीच उसका पति बग्घी में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। वह फिर से लौटकर आई। इस बार उसने बच्चों के माता पिता से जान पहचान बढ़ाई। अब वह प्रतिदिन आने लग पड़ी। उसकी जेब हर बार स्वादिष्ट मिठाइयों व सिक्कों से भरी होती थी। उस महिला का नाम था मादाम हेनरी हुबीर। एक दिन प्रातः वे दोनों, महिला और उसका पति, बग्घी से उतरकर नीचे आए। महिला, जो अब बच्चों से भली भांति परिचित हो चुकी थी, उनके पास बिना रुके किसानों के घर के अंदर चली गई। वे सूप तैयार करने के लिए आग जलाने में व्यस्त थे। उसे देखकर वे हैरान होकर खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां दी। वह युवती कांपते हुए स्वर में संकोच पूर्वक कहने लगी, मैं आप भद्र लोगों को मिलने इसलिए मिलने आई हूं क्योंकि मैं ले जाना चाहती हूं, आपके छोटे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती हूं। इस पर वे सभी बेहद हैरान होकर कुछ भी जवाब न दे सके। उस युवती ने एक लंबी सांस ली और कहने लगी, मेरे और मेरे पति के पास कोई बच्चा नहीं है। हम बिल्कुल अकेले हैं। हम उसे अच्छी तरह रखेंगे। क्या आप उसे देने को राजी हैं? किसान की पत्नी अब समझ गई थी। उसने पूछा, तुम चार्लट को हमसे दूर ले जाना चाहती हो? नहीं, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। इस पर हुबीर महाशय ने बीच में बोलते हुए कहा, मेरी पत्नी अपनी बात आपके समक्ष अच्छी तरह से नहीं रख सकी है। हम उसे गोद लेना चाहते हैं, पर वह आप लोगों को मिलने आता रहेगा। यदि वह एक अच्छा इंसान बना, और हमें पूरा विश्वास है कि वह बनेगा, तो वह हमारा उत्तराधिकारी होगा। यदि भविष्य में कहीं हमारे अपने बच्चे हुए, तो भी वह बराबर का हकदार होगा। किंतु यदि वह हमारी परवरिश के अनुसार आशा अनुरूप न निकला, तो हम उसके 20,000 फ्रांक नोटरी के पास जमा करवा देंगे, जो बालिग हो जाने पर उसे मिल जाएंगे। और हमने आपके बारे में भी सोचा है। आपको अब से लेकर जीवन पर्यंत 100 फ्रेनंक प्रतिमा मिला करेंगे। क्या आप हमारी बात भली प्रकार समझ गए हैं? अब तो किसान की पत्नी गुस्से में भरकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, तुम चाहते हो कि मैं चार्लट को तुम्हें बेच दूं? नहीं, कभी नहीं। वह कोई वस्तु नहीं है जिसे एक मां से दे देने के लिए आप मांग सके। यह सोचना भी कितना पापपूर्ण है। इस बीच उसका पति गंभीर बना सोच में डूबा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, परंतु लगातार सहमति में गर्दन हिलाते हुए उसने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला दी। मादाम हुबर अत्यंत हताश होकर रोने लगी। वह अपने पति की ओर उन्मुख होकर सिसकियां लेते हुए उस बच्चे के समान, जिसकी प्राय हर इच्छा पूरी की जाती है, कहने लगी, वे नहीं मानेंगे हेनरी, वे नहीं मानेंगे। हेनरी ने अंतिम कोशिश करते हुए कहा, जरा सोचिए मेरे दोस्तों, बच्चे के भविष्य के बारे में, उसकी खुशियों के बारे में, उसके। पर मां ने जैसे और न सह पाने की मुद्रा में उनकी मान बीच में ही ठुकराते हुए कहा, इसमें सोचने योग्य कुछ भी नहीं है। आप लोग चले जाइए और दोबारा यहां नजर भी मत आइए। इस तरह बच्चे को ले जाने की जिद करने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। लौटने को तैयार होते हुए मादाम हुबरी को याद आया कि वहां पर 2 छोटे बच्चे थे। आंखों में आंसू भरकर किसी बिगड़ैल जिद्दी औरत की तरह, जो और अधिक इंतजार न कर सकती हो, उसने कहा, वह दूसरा बच्चा आपका तो नहीं? क्या वह आपका है? श्रीमान तुवेशी ने उत्तर दिया, वह हमारे पड़ोसी का है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर चला आया, जहां उसकी पत्नी आश्चर्य एवं गुस्से से भरी तिरस्कारपूर्ण मुद्रा में खड़ी थी। इधर वेलेंचो परिवार खाने की प्लेट में से पूरी कंजूसी के साथ छुरी की नोक से थोड़ा थोड़ा मक्खन रोटी के टुकड़ों पर फैलाकर खाने के मेज पर खाना खा रहा था। हुबेर परिवार ने अपनी वही मांग पूरी सावधानी और चतुराई के साथ दोहरानी शुरू की। वेलेंस ने अपनी गर्दन सहमति में हिलाई
किंतु यह जानने पर कि उन्हें 100 फ्रैंक मिलेंगे, वे दोनों एक दूसरे की ओर कुछ हैरान होकर सवालिया निगाह से देखने लगे। वे काफी देर तक आहत सी संकोचपूर्ण मूक अवस्था में बैठे रहे। अंत में पत्नी ने पूछा, आपका क्या विचार है? उसके पति ने उत्तर दिया, हमें इस बारे गंभीरता से सोचना चाहिए। मादाम हुबैर ने चिंतित मुद्रा में कांपते हुए उनको कहा कि उन्हें बच्चे के भविष्य के बारे में, उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, और यह भी कि बाद में बड़ा हो जाने पर वह उन्हें पर्याप्त धन भी दे सकेगा। इसी बीच वेलिन महाशय ने पूछा, क्या वे 100 फ्रैंक प्रतिमाह देने का वादा नोटरी के सामने करेंगे? श्रीमान हुबैर ने उत्तर में कहा, निस्संदेह, हम यह कल ही कर देंगे। मादाम वेलिन कुछ सोचते हुए बोली, कुछ वर्षों में ही यह लड़का कमाना शुरू कर देगा, अतः 100 फ्रैंक कुछ कम है, 120 फ्रैंक हमें स्वीकार होंगे। मादाम हुबैर ने धैर्यहीनता की स्थिति में झटपट 20 फ्रैंक की वृद्धि मान ली, क्योंकि वह बच्चे को और अधिक विलंब किए बिना ले जाना चाहती थी। उसने बच्चे के माता पिता को 100 फ्रैंक उपहार स्वरूप भेंट किए तथा उसके पति ने सहमति पत्र लिखा। मेयर और एक पड़ोसी गवाही के लिए बुला लिए गए। खुशी में पागल हुई वह युवती रोते बिलखते हुए बच्चे को वहां से दूर ले गई, जैसे कि वह दुकान में रखा हुआ कोई खिलौना हो, जो कि उस युवती के मन को भा गया था। उधर अपने घर की दहलीज पर खड़े खड़े तुआची परिवार उससे दूर जाते हुए देखता रहा। वे इस समय कठोर एवं खामोश मुद्रा में थे। संभवतः अपने इनकार करने पर उन्हें अब मलाल हो रहा था। बच्चों को बेचती नहीं, भले ही मैं अमीर नहीं हूं, पर मैं अपनी संतान को नहीं बेचती। साल दर साल कई साल तक यही कुछ होता रहा। दूसरों को सुनाने के लिए वह निरर्थक दृष्टांत ऊंचे स्वर में देती रहती थी। वह दूसरों की अपेक्षा स्वयं को अधिक श्रेष्ठ समझने लग पड़ी, क्योंकि उसने अपने बेटे चार्लट को बेचा जो नहीं था। लोग भी उसके बारे में कहते थे, हालांकि इस सौदे में बहुत लालच था, पर फिर भी इसने एक अच्छी मां जैसा बर्ताव किया। लोग उसका नाम उदाहरण के रूप में लेते थे, और चार्लट, जो कि अब कोई 18 वर्ष का हो रहा था, दूसरे युवकों की अपेक्षा स्वयं को श्रेष्ठ मानता था। उसके पालन पोषण में उसका यह विचार हमेशा दृढ़ होता रहा कि वह औरों से अलग है, क्योंकि उसका सौदा नहीं किया गया था। वेलिन परिवार शालीनता से सुविधापूर्वक रह रहा था, जिसका श्रेय उन्हें मिल रही नियमित आय को था। यही कारण था कि त्वेची परिवार में बहुत घमंड एवं आक्रोश आ गया था, और वे गरीबी में डूबे हुए थे। उनका बड़ा बेटा सेना में भर्ती होकर दूर चला गया था, तथा दूसरे बेटे का देहांत हो गया था। अब वृद्धावस्था में उनकी वह अपनी दोनों छोटी बहनों की देखभाल करने के लिए एकमात्र चार्लट ही उनके साथ था। वह 21 वर्ष का हुआ होगा जब एक सुबह एक बड़ी सी राजसी गाड़ी उन दोनों झोपड़ियों के सामने आकर रुकी। उसमें से सोने की चेन वाली घड़ी पहने एक नवयुवक उतरा, और उसने श्वेत बालों वाली एक वृद्धा को हाथ का सहारा देकर गाड़ी से उतारा। इस वृद्धा महिला ने उसे इशारे से बताया, ये है मेरे बेटे, दूसरे वाला घर। और वह वेलिंज के घर में ऐसे चला आया मानो उसका अपना ही घर हो। वहां वृद्धा माँ अपने कपड़े धो रही थी। पिता, जो कि अब कमजोर हो चले थे, आग के पास बैठे आग तपते हुए ऊँघ रहे थे। उन दोनों ने ऊपर की ओर देखा तो नवयुवक बोला, हेलो पापा। हेलो माँ। वे दोनों हैरान होकर खड़े हो गए। माँ इतनी भावुक हो गई कि साबुन की चक्की उसके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरी, और उसने हकलाते हुए कहा, क्या तुम वही हो मेरे बेटे? क्या तुम वही हो मेरे बेटे? उस युवक ने अपनी मां को बाहों में उठा लिया और स्नेहपूर्वक चूम लिया। वह बार बार कही जा रहा था, हेलो मां, हेलो मां। इसी बीच वृद्ध पुरुष कंपक पाते धीमे स्वर में बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं खोया, तो तुम लौट आए हो जीव, जैसे कि उसने उसे पिछले महीने ही देखा हो। जब उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया तो माता पिता उसे बाहर बस्ती में घुमाने ले गए। उन्होंने उसे मेयर, उप मेयर, पुजारी तथा विद्यालय के अध्यापक जी से मिलवाया। इधर चार्लट अपनी झोपड़ी की दहलीज पर खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। शाम को भोजन के समय उसने अपने माता पिता को कहा, उन्हें जीन वेलिन को साथ ले जाने देना तुम्हारी मूर्खता थी। उसकी मां गुस्से में बोली, मैं अपना बेटा नहीं बेचने वाली। इस पर उसके पिता चुप रहे। चार्लट बोलता ही रहा, कितने शर्म की बात है कि मेरी कुर्बानी इस तरह दे दी गई। अब तो उसके पिता भी गुस्से से बोले, तो तुम्हें रोकने के लिए हमें जिम्मेवार समझते हो? और नवयुवक ने धृष्टतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैं ऐसा ही मानता हूं। आप लोग स्वार्थी हैं। आप जैसे माँ बाप बच्चों का जीवन तबाह कर देते हैं। यदि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं चला जाऊं तो ऐसा करना सही ही होगा। उसकी माँ अब तश्तरी में आंसू बहाए जा रही थी
और खाना खाते हुए सूप से भरे चम्मच से आधा सूप गिराती हुई शोक मनाए जा रही थी। यह सिला मिलता है जब माँ बाप बच्चों की परवरिश में स्वयं को खपा देते हैं। उसने ने कठोरता से कहा, जो मैं आज हूं इसकी बजाय कितना अच्छा होता यदि मैं पैदा ही ना हुआ होता। जब मैंने आज सुबह जीन वैलन को देखा तो मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर जोर से प्रहार किया गया हो। मैंने स्वयं से कहा, जो आज वो है वह मैं होता। ये कहते हुए वह खड़ा हो गया। मेरे लिए इस तरह यहाँ और अधिक रह पाना अब उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं हर समय गिले शिकवे करते हुए आपका जीना दूभर कर दूंगा। जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है मैं उसके लिए आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। दोनों वृद्ध पूरी तरह टूटे हुए आंसुओं में डूबे हुए मौन थे। उसने बोलना जारी रखा, नहीं नहीं, इस विचार के साथ यहाँ रहना बहुत पीड़ाजनक होगा। मुझे जाना चाहिए और किसी दूसरी जगह जीवनयापन करना चाहिए। उसने दरवाजा खोला। कितना सारा शोर घर के अंदर आया। उधर वेलिंजस परिवार बेटी के लौट आने की खुशी में समारोह मना रहे थे। चार्लट ने जोर से पांव पटके अपने माँ बाप की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, किसान! और वह रात्रि के अंधेरे में खो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।